नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं ब्रिजेश और बुलेटिन की शुरुआत कश्मीर से। कश्मीर में अमन बहाली के मकसद से गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में ऑल पार्टी डेलीगेशन ने जम्मू कश्मीर के नेताओं से मुलाकात की है। सीएम महबूबा मुफ्ती समेत कई विपक्षी नेताओं से यह डेलीगेशन मिला है। श्रीनगर में ऑल पार्टी डेलीगेशन के कुछ नेता अलगाववादियों से मिलने जेल भी पहुंचे, लेकिन डेलीगेशन से सिर्फ यासीन मलिक ने ही मुलाकात की। अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। हालांकि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से मीरवाइज उमर फारूक अलग से मिले। कश्मीर में ऑल पार्टी डेलीगेशन से PDP की 3 सूत्रीय मांग रखी गई। आफ्सपा पर दोबारा विचार करने को कहा गया। पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक की बात कही गई और साथ ही केंद्र से ज्यादा फंड देने को कहा गया। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में फिर हिंसा भड़क उठी। इसी बीच और कर्फ्यू के दौरान सुरक्षा बलों से झड़प में दर्जनों लोग घायल भी हो गए। नहीं, बहुत बढ़िया। हम लोगों का जो पर्पस था कि जो मासेस से मिलना, और कश्मीर में जो हर तबके के लोग हैं, चाहे सोशल हो, चाहे मीडिया के हों, या चाहे स्टूडेंट्स हों, या चाहे और भी तबके के हों, पॉलिटिकल पार्टीज के हों, तो सब लोगों से मुलाकात हुई और बहुत ही फ्रूटफुल तरीके से सब लोगों ने जो है अपना सजेशन दिया। मुझसे कहा कि उन्होंने एक मुश्तरका मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला लिया है कि वो इस ऑल पार्टी डेलीगेशन के किसी भी रुकन से नहीं बात करेंगे, और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो वायलेंस हुआ, यहाँ पर जो हालात चल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने फैसला लिया है। और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद की प्रतिक्रिया भी आपको सुना देते हैं। ये उम्मीद रखना कि यहाँ निर्णय होगा, फैसला होगा, मेरे ख्याल में सुनना और यहीं निर्णय लेना ये मुमकिन नहीं होता है। इसमें अलग अलग पार्टीज़ के लीडर्स होते हैं और जितने भी ग्रुप्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो हर तरह की बात अपनी बोलते हैं। उसको फिर कंपाइल किया जाता है और जब ये डेलीगेशन वापस दिल्ली जाता है तो फिर सरकार दोबारा मीटिंग बुलाती है और तब तक सभी लीडर्स अपनी अपनी पार्टियों के साथ भी बात करते हैं, तो उसका कोई समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। और आज की एक और बड़ी खबर मदर टेरेसा से जुड़ी हुई है, जिन्हें संत की उपाधि वेटिकन में दी गई। और इस उपाधि को वेटिकन के सेंट पीटर स्क्वायर में हजारों लोगों ने देखा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी समारोह में मौजूद थीं। Last week, she's on every news channel. और चलिए अब बात RBI गवर्नर रघुराम राजन की, जिनका कार्यकाल आज समाप्त हो गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर नए गवर्नर उर्जित पटेल को कार्यभार 6 सितंबर को सौंपेंगे। विदाई के पहले राजन ने कहा कि RBI गवर्नर में वो ताकत होनी चाहिए कि सबसे ताकतवर सरकार को भी वो ना कह सके। ये एक मजबूत केंद्रीय बैंक के लिए बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि कार्यकाल के दौरान राजन का कभी फाइनेंस मिनिस्टर से विवाद रहा, तो कभी सुब्रमण्यम स्वामी के कमेंट्स और कभी खुद के बयानों से वो सुर्खियों में रहे। आज उनके कार्यकाल का आखिरी दिन है और रिटायरमेंट के बाद एजुकेशन में वो वापस लौट रहे हैं। रघुराम राजन ने जब सितंबर 2013 में बतौर RBI गवर्नर कामकाज संभाला तो भारत की इकोनॉमी धीमेपन से गुजर रही थी। राजन के कड़े कदमों ने इकोनॉमी को नई रफ्तार दी। इतना ही नहीं, राजन ने रुपए में हो रही लगातार गिरावट पर ब्रेक लगाए और महंगाई पर भी हमला बोला। पाँच सितंबर 2013 को रघुराम राजन ने जब RBI गवर्नर का पद संभाला तब भारत दुनिया की फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। यानी भारत एक ऐसा देश था जो काफी हद तक विदेशी निवेश पर निर्भर था। राजन ने कार्यकाल संभालते ही सबसे पहले महंगाई पर हमला बोला। तमाम राजनीतिक दबाव के बावजूद उन्होंने ब्याज दरें बढ़ानी शुरू की। महंगाई का वास्तविक पैमाना तय करने का श्रेय भी राजन को ही जाता है। राजन ने नया मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया। पॉलिसी के लिए WPI यानी होलसेल महंगाई की जगह
CPI यानी रिटेल महंगाई को आधार बनाया। इस बदलाव से महंगाई का सही आकलन संभव हो पाया। साथ ही महंगाई आंकने के लिए कई नई चीजें इंडेक्स में शामिल की। महंगाई काबू में आने के बाद राजन ने ब्याज दरें घटानी शुरू की और इस बात का ध्यान रखा कि बैंक कटौती को ग्राहकों तक पास ऑन करें। ब्याज दरों में बदलाव के तेज असर के लिए बेस रेट का फॉर्मूला बदला। साथ ही ग्राहकों तक ब्याज दरों में बदलाव का फायदा जल्द पहुंचाने के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग का नियम लागू किया। बैंक अब अलग अलग मियाद के लोन के लिए हर महीने दर बदलते हैं। RBI गवर्नर के रूप में रघुराम राजन की बड़ी उपलब्धियों में शामिल हैं बैंकों के बैड लोन पर हल्ला बोल। राजन ने बैंकों को NPA की सही पहचान करने को कहा और सख्त रिपोर्टिंग नियम लागू किए। उन्होंने मार्च 2017 तक बैंकों को बैलेंस शीट को साफ सुथरा करने को कहा। NPA के बेहतर आंकलन के लिए असेट क्वालिटी रिव्यू किया और बैंकों को NPA के बदले ज्यादा प्रोविजनिंग का नियम लागू किया। राजन ने 4 सितंबर 2013 को जब RBI गवर्नर का पद संभाला था, तब रुपया भारी गिरावट से जूझ रहा था। राजन ने गिरते रुपए को संभालने के लिए कई बड़े उपाय किए। डॉलर सप्लाई के लिए राजन रियायती FCNR डिपॉजिट स्कीम लाए और इस तरीके से करीब 3000 करोड़ डॉलर जुटाए। FCNR के जरिए आए डॉलर फ्लो से रुपए में सुधार हुआ। विदेशों में बसे भारतीय यानी NRIs के लिए डॉलर वाले FD खाते को FCNR डिपॉजिट कहते हैं। ऐसे ही उपायों से आज रुपया स्थिर है और देश का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड लेवल पर बना हुआ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए RBI ने 2 बैंक लाइसेंस जारी किए। बंधन बैंक और IDFC बैंक की शुरुआत हुई। कई साल बाद राजन के कार्यकाल में बैंकिंग लाइसेंस दिए गए। रघुराम राजन ही छोटे और पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट लेकर आए। उन्होंने बड़े कॉर्पोरेट घरानों के बैंकिंग लाइसेंस का रास्ता भी मुश्किल किया। राजन ने ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के लिए भी बड़ा काम किया। सरकारी बैंकों के लिए नया बैंक बोर्ड ब्यूरो के लिए ढांचा तैयार करने में भी राजन की भूमिका अहम रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उर्जित पटेल को रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। इससे पहले उर्जित पटेल RBI के डिप्टी गवर्नर थे। उन्होंने प्रतिष्ठित येल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। उर्जित पटेल 6 सितंबर से अपना कार्यभार संभालेंगे और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। उर्जित पटेल RBI के नए गवर्नर होंगे। वो मौजूदा गवर्नर रघुराम राजन की जगह लेंगे। उर्जित पटेल फिलहाल RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उर्जित पटेल को RBI के गवर्नर के तौर पर 3 साल के लिए नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उर्जित पटेल को इसी साल जनवरी में RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में 3 साल का एक्सटेंशन मिला था। पटेल लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट है। उन्होंने प्रतिष्ठित येल यूनिवर्सिटी से PhD किए। पटेल को मौजूदा गवर्नर रघुराम राजन का करीबी सहयोगी माना जाता है। उर्जित पटेल उस समिति के अध्यक्ष थे जिसने WPI की जगह CPI को महंगाई का नया मानक बनाने सहित कई अहम बदलाव सुझाए थे। महंगाई को लेकर पटेल का रुख काफी सख्त रहा है। विवादों के बाद रघुराम राजन ने खुद इस पद को संभालने से मना कर दिया था, जिसके बाद उर्जित पटेल गवर्नर का पद संभालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात प्रधानमंत्री के चीन दौरे की। चीन में G20 समिट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बायलैटरल बातचीत भी हुई। इसमें PM ने POK से गुजरने वाले चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मुद्दा उठाया। इसके अलावा न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की मेंबरशिप और टेररिज्म के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। 3 महीने के भीतर दोनों नेताओं की ये दूसरी मुलाकात है। इससे पहले जून में उन्होंने ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के बाद मुलाकात की थी। हालांकि चीन और भारत के बीच कई मुद्दों पर तनाव भी है। चीन को लगता है कि वियतनाम साउथ चाइना सी पर मोदी की अप्रोच एग्रेसिव है। PM मोदी वियतनाम से सीधे चीन पहुंचे हैं और भारत साउथ चाइना सी पर वियतनाम के साथ है। साउथ चाइना सी मुद्दे पर भारत को चीन वार्निंग भी दे चुका है। इसके अलावा अरुणाचल में सुखोई ब्रह्मोस तैनाती पर भी चीन को एतराज है। भारत और अमेरिका ने डिफेंस सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी डील की है। US भारत में डिफेंस डील को लेकर चीन और पाकिस्तान परेशान है। वहीं चीन से भारत ट्रेड बैलेंस की मांग करता रहा है, लेकिन भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने पर चीन हमेशा चुप रहा है। चीन की मंशा सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाने पर है।
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चीन की खिंचाई की है। G20 समिट से पहले हांगझाओ एयरपोर्ट पर शनिवार को चीन और अमेरिका के अफसरों के बीच कहासुनी हुई थी। इससे दोनों के रिश्तों में खटास बढ़ गई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा कि इससे पता चलता है कि दोनों देशों के मूल्यों में कितना अंतर है। ओबामा ने कहा, अमेरिकी और चीनी ऑफिशियल्स के बीच मीडिया की एंट्री को लेकर हुई कहासुनी ने ह्यूमन राइट्स और प्रेस की आज़ादी जैसे मुद्दों पर हमारे नजरिए में अंतर को उजागर किया है। ओबामा ने कहा कि चीन के लिए यह पहली घटना नहीं है। हम इस बात को अहम मानते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उस तक प्रेस की पहुंच हो। उन्होंने कहा कि चीन के पास जवाब देने की क्षमता होनी चाहिए। जब हम ऐसे दौरे करते हैं तो अपने मूल्यों और आदर्शों को छोड़कर नहीं आते। Not for the first time. When we come here, there ends up being issues around security and press access. And part of the reason is because we insist on a certain approach to our press pool, for example, that other countries may not insist on. We think it's important that the press have access to the work that we're doing, that they have the ability to answer questions. And we don't leave our values and ideals behind when we take these trips. It can cause some friction. It's not the first time it's happened. It doesn't just happen in China. It happens in other countries where we travel. I think this time maybe Josh put it, the seams are showing a little more than usual in terms of some of the negotiations and jostling that takes place behind the scenes. और चीन में G20 सम्मेलन से पहले ब्रिक्स देशों की अनौपचारिक बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी ने ब्रिक्स नेताओं को गोवा में होने वाले सम्मेलन का न्योता दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार ब्रिक्स सम्मेलन को भारत में आयोजित करने का मौका मिला है, जो कि गर्व की बात है। To serve as a chairperson of BRICS this year. Building responsive, inclusive and collective solutions is the theme India has chosen the BRICS this year. This is also mirrored in the central priorities at the G20 summit. Excellencies, as the chair of BRICS, we have taken it out of capitals and official meetings to involve people from all walks of life. चलिए आगे बढ़ते हैं। एसबीआई अपने 5 सहयोगी बैंकों समेत भारतीय महिला बैंक के साथ मर्जर की प्रक्रिया की शुरुआत अक्टूबर के अंत से करेगा। एसबीआई के मुताबिक अगले साल मार्च तक मर्जर की सभी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगस्त महीने की शुरुआत में ही एसबीआई सेंट्रल बोर्ड ने 5 बैंकों समेत भारतीय महिला बैंक के साथ मर्जर को मंजूरी दी थी। एसबीआई चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य का कहना है कि ग्रीवेंस कमेटी कोई शिकायत लेकर इस महीने के अंत तक आ सकता है, जिसे हम पहले आरबीआई को भेजेंगे और फिर आखिरी फैसला सरकार लेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एसबीआई के साथ होने वाले मर्जर बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद शामिल हैं। टाटा सन्स के प्रवक्ता का कहना है कि डोकोमो के रवैये से वो निराश हैं। डोकोमो के साथ विवाद के सौहार्दपूर्ण निपटारे पर डोकोमो ने सहयोग नहीं किया। टाटा सन्स ने कई कोशिश की, लेकिन डोकोमो टेलीकॉम रेगुलेटर और सरकार के सामने मिलकर पक्ष रखने के लिए आगे नहीं आया। टाटा सन्स के प्रवक्ता का कहना है कि उनकी कंपनी एनटीटी डोकोमो के साथ कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को भारतीय कानून के तहत पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बात हाईकोर्ट में हलफनामे में भी कही गई है। कानून के तहत जो टाटा की देनदारी बनती है उससे वो देने के लिए कंपनी ने मना नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। बीएसएनएल 9 सितंबर से अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड प्लान की घोषणा करेगा। अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड 249 प्लान में अगर उपभोक्ता 1 महीने में 300 जीबी डेटा का डाउनलोड करेंगे तो उसका टैरिफ ₹1 प्रति जीबी आएगा। रिलायंस जियो के ₹50 प्रति जीबी डेटा ऑफर का मुकाबला करने के लिए बीएसएनएल जल्द इस प्लान का ऐलान करेगा।
जिन ग्राहकों की क्रेडिट हिस्ट्री इंफॉर्मेशन कंपनियों के पास है उन्हें अब साल में एक बार फ्री में क्रेडिट स्कोर मिलेगा। रिजर्व बैंक ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों से कहा है कि ग्राहकों को साल में एक बार मुफ्त में क्रेडिट स्कोर दें। ग्राहक बैंक में लोन लेने जाए या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें, बैंक ग्राहकों की हिस्ट्री देखकर ही लोन देते हैं या फिर कार्ड जारी करते हैं, लेकिन खुद ग्राहकों को अपनी क्रेडिट हिस्ट्री जानने के लिए फीस अदा करनी पड़ती है। आरबीआई ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को निर्देश दिया है कि जिन ग्राहकों का स्कोर है उन्हें साल में एक बार फ्री में स्कोर बताया जाए। आरबीआई ने नए नियमों को 1 जनवरी 2017 से लागू करने को कहा है। हालांकि इसके लिए ग्राहकों को क्रेडिट स्कोर बनाने वाली कंपनी में अर्जी देनी होगी। कंपनियां अभी ग्राहकों से क्रेडिट स्कोर मुहैया कराने के लिए करीब 550 रुपए तक लेती हैं। हमने हमारे सिस्टम्स प्रोसेसेस अलाइन करना चालू कर दिया है कि ये एंड ऑफ द ईयर तक हम लॉन्च कर सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अगर कोई लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है, तो वो देख सकते हैं कि उनके रिपोर्ट में क्या है, उनके स्कोर में क्या है। रिजर्व बैंक ने ये कहा है कि ग्राहक क्रेडिट स्कोर में गड़बड़ी बताएं तो उसे तुरंत ठीक किया जाए। करीब 40 करोड़ लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों के पास है। इन सभी लोगों को आरबीआई के नए नियमों का फायदा मिलेगा। उन लोगों को भी नए नियमों से फायदा होगा जिन्होंने कभी किसी बैंक से लोन नहीं लिया हो या फिर क्रेडिट का इस्तेमाल करते हों। हर साल जैसे हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वैसे ही हम हमारा क्रेडिट स्कोर भी देख लें। अगर देखें और उसमें कुछ परेशानी है या उसमें कुछ डेटा ऐसा है या कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा है जो गलत है तो शायद हम उस पर कुछ एक्शन ले सकते हैं। अगर किसी वजह से हमारा डेटा और हमारा जो रिकॉर्ड है वो ख़राब हो जाता है तो हम उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। क्रेडिट स्कोर का इस्तेमाल मुख्य तौर पर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही करती हैं, लेकिन रिजर्व बैंक की मंशा है कि आम ग्राहक भी इसकी अहमियत समझे। सिल्की सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। गरीबों की मदद के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाली मदर टेरेसा अब संत बन गई हैं। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि से सम्मानित किया। यही वो यादगार पल है जब वेटिकन सिटी में हजारों लोगों के सामने मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी गई। सेंट पीटर्स बेसिलिका में मदर टेरेसा की भव्य तस्वीर लगाई गई। इस दौरान मदर टेरेसा को याद करते हुए लोगों की आंखों से आंसू झलक पड़े। वेटिकन सिटी में तिरंगा फहराकर लोगों ने मदर टेरेसा के त्याग को याद किया। ईसाइयों के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा की 19वीं पुण्यतिथि से एक दिन पहले उन्हें संत की उपाधि दी। इस मौके पर वेटिकन में 13 देशों के राष्ट्र प्रमुख और करीब 1 लाख लोग मौजूद रहे। संत बनने के बाद मदर टेरेसा को संत मदर टेरेसा ऑफ कोलकाता के नाम से जाना जाएगा। वेटिकन सिटी में भारतीय दल का नेतृत्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया। सुषमा के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी नजर आए। निधन के बाद सबसे कम वक्त में मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी गई है। संत का दर्जा देने की प्रक्रिया आमतौर पर निधन के 5 साल बाद शुरू होती है, लेकिन मदर टेरेसा के मामले में नियम तोड़ा गया। मदर टेरेसा के निधन के 3 साल बाद ही उनके संत घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। चर्च की तरफ से 2 चमत्कारों की पुष्टि के बाद उन्हें संत की उपाधि देने की घोषणा की गई थी। मिशनरी ऑफ चैरिटी की प्रमुख रही मदर टेरेसा को साल 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। 1980 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।